हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और भाई एक बार फिर से आप सब के लिए इंग्लिश बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पार्ट 1, जिसमें आपको इंग्लिश की सारी बेसिक चीज़ों को बताई जाएगी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई कभी मैथ्स का वीडियो बनाता है, कभी रीजनिंग बनाता है, कभी जीके जीएस बनाता है, आज इंग्लिश लेकर के आ गया, रेगुलर चीज़ों को बताता नहीं है। आपका कहना ठीक है भाई। एक्चुअल में जो बच्चों की डिमांड होती है, जो हमसे छोटे बड़े भाई बहन हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरे तैयारी के दौरान कि ये बातें अपने छोटे भाई बहन में शेयर कर देनी चाहिए, उनके लिए अच्छा साबित होगा। तो मैं क्या एक छोटा सा प्रयास कर देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ आपके अपने ही चैनल चंपारण वाला पे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। एक और बात, जितने भी भाई बहन आप इंग्लिश कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर्स को फॉलो करते हो या खुद से करते हो, तो एक बार फिर आपको बता दें कि आप मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट एक बार जरूर पढ़िए, समझिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में चीज जैसे फ्रेज क्या होती हैं, क्लॉज क्या होती हैं, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। बस पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों वीडियो को आप एक बार देखिए, उसके बाद से इंग्लिश आपको समझना नहीं सिखाना आ जाएगा। तो देखिएगा क्या है इंग्लिश में। ये इंग्लिश बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पार्ट 1 है। और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज which comes from sound and sound made of symbol। इसी बात को ये हमने सेंटेंस के माध्यम से सजा दिया, अरेंज कर दिया, या आप अदर वर्ड्स में या बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल वे में कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा कहां से आया? साउंड से आया। और साउंड से क्या बनता है? यानी सिंबल्स के माध्यम से साउंड का निर्माण होता है। और इसी सिंबल्स को हम लोग लेटर्स के नाम से जानते हैं। लेटर या लेटर्स, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक कंफ्यूजन यहां फंस जाता है कि फिर अल्फाबेट क्या है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेटर और अल्फाबेट में चीजें समझ नहीं आती। अल्फाबेट क्या है? एक ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस में चीजों को हम लिखते हैं। जैसे आपको ए से लेकर के जेड तक चीजें पढ़नी है, पूरा इंग्लिश इसी के चारों तरफ घूमता है, इसके इसी के परितः घूमता है। तो ए से लेकर के जेड तक जो चीजें हैं, ये कैपिटल्स यानी अल्फाबेट में आती हैं, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। क्या हम ए बी सी डी को डी ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी लास्ट जेड तक, ठीक है। अब इसी अल्फाबेट से रैंडमली हमने जेड निकाल लिया, टी निकाल लिया, एफ निकाल लिया, सी निकाल लिया, जो भी निकाला, जो भी लिखा, उसी को हम लेटर्स बोलते हैं। तो अब देखिएगा
कि हमको क्या पढ़ना है, क्या बात समझनी है, जरा गौर फरमाइएगा। आपने वर्ड के बारे में चीजों को सुना होगा। वर्ड दो पार्ट में होगा, इसमें दो चीजों को हमको बारीकियों को समझना होगा। एक तो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, और दूसरी बात कंप्लीट मीनिंग। बात क्या हुआ, वर्ड। आपने हिंदी में चीजों को पढ़ा होगा, शब्द कहीं लिखा होगा राम, तो ये आपने कंप्लीट है। कहीं लिखा होगा मरा, क्या ये कंप्लीट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये कंप्लीट दिख रहा है। तो जो अक्षरों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षर का समूह। और कंप्लीट मीनिंग, तो राम ये अक्षर का समूह तो है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। यहीं से फ्रेज का निर्माण हुआ, जिसको आजकल हम लोग मुहावरे के नाम से जानते हैं। खैर, अपने मुद्दे पे आते हैं हम। देखिए क्या है, अब यहां चीजों को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां हमने अंजलि लिखा, अंजलि लिख दिया, तो अंजलि लिखा तो ये किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। यहां हमने मैन लिख दिया, यहां एप्पल लिख दिया, ये सारे चीजों को लिख दिया, ये सबका अलग अलग मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है। अब इसको हम लिख देते हैं, जैसे प्रिया है कहीं, और देखिए टेबल है, ये सारे कंप्लीट मीनिंग है, सबका मीनिंग निकलता है। तो जैसे हम इसको बिगाड़ना हम स्टार्ट कर दिए, सारे चीजों को बिगाड़ेंगे हम। बिगड़ा हुआ रूप तो क्या है, जैसे हम लोग BLEAT लिख दिए, ये तो वर्ड है, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो हमने क्या, वर्ड किसको बोलेंगे, जो कंप्लीट मीनिंग होगा और ग्रुप ऑफ लेटर होगा। तो यहीं से बिगड़ा, इसका एक्सेप्शनल रूप आया, क्या आया, इडियम आया, फ्रेज आया। अब देखिए, अब इसका NAM लिख दें, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, जिससे हम लोग मान लो बॉय लिख देते हैं, बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है, BOY, ये B अलग है, O अलग है, Y अलग है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ये चीजें कब कह सकते हैं वर्ड है, तो कंप्लीट मीनिंग दे और ग्रुप ऑफ लेटर हो, ठीक है। यहां तक तो चीजें समझ गए, बातें अच्छी से समझ में आ रही हैं। अच्छा देखिएगा, अब बोलिए फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज। अब देखिए इसमें क्या बातें हैं, इसमें बातें ये हैं, ये तो ये ग्रुप ऑफ लेटर होकबे करेगा, बट इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बाई रूम, राम एंड श्याम, राम एंड सोनाली, लुक आफ्टर, ये सारे फ्रेज है भाई। इसका तो ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। कंप्लीट मीनिंग कब निकलेगा, जब किसी सेंटेंस में इसको जोड़ा जाएगा, तब निकलेगा। अब देखिए,
अब एक और चीज जिसको हम पढ़ना जरूरी है, जैसे यहां बताते हैं श्याम, या छोड़िए श्याम छोड़िए, यहां राम रीड्स अ बुक, कितना अच्छा लिखे, राम रीड्स अ बुक। अब इस सारे इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। पोस्टमार्टम देखिएगा कैसे होगा इस चीज को। अब ये सारे जो वर्ड्स का फॉर्मेशन है, ये राम है, रीड्स है, ये है, बुक है, ये कंप्लीट सबका मीनिंग है। राम का, रीड्स का, ये का, बुक का, ठीक है। कहीं इधर उधर कर दे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। अब कहिए क्लॉज क्या है भाई, ये तो नया नाम सुन रहे हैं। क्लॉज कोई दूसरा चीज नहीं है। क्लॉज जो होता है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। अब कहिएगा प्रेडिकेट भी नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा भाई, इसी के लिए आया, आपको समझाने के लिए आया, समझिएगा एकदम पोस्टमार्टम करके। एक एग्जांपल नहीं, दो दो एग्जांपल, तीन तीन एग्जांपल बताएंगे। देखिए, अब देखिए कोई भी सेंटेंस हो, सब में सब्जेक्ट का रहना अनिवार्य होता है, आपको पता है बचपन से। सब्जेक्ट में यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहे तो अस्तित्व खत्म हो जाता है सब्जेक्ट का। बात समझ में आ रहा है? तो या यूं बोले तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यह ग्रामेटिकल यूनिट होता है। क्लॉज क्या होता है? ग्रामेटिकल यूनिट होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए, अब कहिएगा ये राम क्या है? ये सब्जेक्ट है। मान लीजिए सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सबको बताएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के कितने फंक्शन है, सबको बताएंगे। अब देखिए, राम के बाद ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, रीड्स अ बुक, इसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, बात समझ में आ रहा है? प्रेडिकेट। अब देखिए, यहां सब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? क्लॉज हुआ। अब जो प्रेडिकेट का मतलब हम क्या होता है? जो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे। हम यहां लिख देते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे, और दूसरी बात, प्रेडिकेट में कम से कम एक्शन वर्ब होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। बात समझ में आया? कि प्रेडिकेट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे, दूसरी बात प्रेडिकेट में कम से कम एक एक्शन वर्ब यानी वर्ब होना अनिवार्य है। तो ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है? देखिए कैसे कि राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, कि हमको हिंदी वाक्य तो नहीं समझना है, हमको इंग्लिश के फंक्शन को समझना है। तो रीड्स अ बुक, ये सारे चीजें प्रेडिकेट हो गई। तो प्रेडिकेट में हमने बताया कि एक वर्ब होगा, ठीक है। रीड्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। ए क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। बुक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यानी वर्ब का जो इंपैक्ट पड़ रहा है बुक पर पड़ रहा है, वर्ब का। अब देखिए, वर्ब का जो इंपैक्ट पड़ रहा है, वर्ब का इंपैक्ट माने जोड़, वर्ब का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है।
वर्ब का जिस पे इंपैक्ट पड़े, वर्ब का जिस पे इंपैक्ट पड़े, वर्ब का इंपैक्ट जिस पे पड़े उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश की बारीकियों को समझने के लिए आपको सबसे पहले चीजों को समझना आनी चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्लॉज समझ गए, प्रेडिकेट क्या है, क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, मॉडिफायर क्या है, चीजों को समझ आनी चाहिए। तो इसी के लिए भाई आपका लेकर के आया है। तो देखिए हम सेंटेंस में हु का जो रिप्लाई करे, हु का जो रिप्लाई दे, हु का रिप्लाई दे, राम रीड्स अ बुक, कौन पढ़ता है और क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो जो राम, हु का रिप्लाई जो सेंटेंस में दे, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, जो सेंटेंस में हु का रिप्लाई दे, कौन पढ़ता है, आप अपने मन से पूछिए, सेंटेंस को देखिए, आप कहिएगा कि ये जब हम ऐसे चीजों को देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकालेंगे। एक बार आपको चीजों को समझना होगा ग्राउंड लेवल से। तो हु रीड्स अ बुक, कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। तो राम आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए अब रीड्स कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है, तो आपको वर्ब को जो एक्शन करेगा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए ये रीड्स हुआ, बुक, अब बुक क्या, अब देखिए आपको दो जगह कंफ्यूजन होगा यहां कि आप जब सिंपल सेंटेंस देखिएगा तो कहिएगा कि जो क्या का हमेशा जो रिप्लाई दे उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद लगेगा उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो व्हाट का रिप्लाई देगा उसको डायरेक्ट कहते हैं, जो हुम का रिप्लाई देगा उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये क्या का रिप्लाई दे रहा है, क्या पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, क्या पढ़ता है, व्हाट, व्हाट क्या पढ़ता है, तो बुक पढ़ता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट को यहां मॉडिफाई करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप के होते हैं। देखिए अब ऑब्जेक्ट जो है तीन प्रकार के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसी को डीओ बोलते हैं, इसी को आईओ बोलते हैं, और इसी को पीओ बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसी को पीओ बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब जो व्हाट का रिप्लाई दे उसको बोलते हैं डायरेक्ट, जो हुम का रिप्लाई दे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ये प्रीपोजिशन आपको पता होगा, प्रीपोजिशन नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा, जिन भी टीचर से पढ़ रहे होंगे कि प्रीपोजिशन के बाद, हमने बताया ना भाई कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ लीजिएगा और यहां चीजों को समझ लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहां तक हम चीजें को समझ गए। अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जहां आपको थोड़ी परेशानी होगी, देखिएगा। अब देखिए यहां वी बाउट अ कार, हमने एक कार खरीदा, तो पर ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, ये सारे प्रीडिकेट हो गए। अब क्लॉज में देखिए कम से कम दो वर्ड होना जरूरी है, यहां लिख लीजिएगा कॉर्नर में कि क्लॉज में कम से कम दो वर्ड होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक वर्ब के रूप में। जैसे वर्ड प्लस वर्ड, यहां वर्ब,
या दो, कम से कम दो होगा, दो से ज्यादा है तो चलेगा, ठीक है। प्रेडिकेट हो गया, और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है सर। अब क्या क्या खरीदा, कार खरीदा, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या खरीदा, कार खरीदा, क्या का रिप्लाई दे, तो ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, कौन, कोई पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब होगा, ठीक है, जिसे हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए अब हम यहां चलेंगे। अब देखिए क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज क्या है, हमने आपको बताया है कि क्लॉज क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक कॉम्बिनेशन है, या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, उसको भी कह सकते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज, या इसी को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, या इसी को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जो विदाउट कंजंक्शन से जुड़ा होता है। बात समझ में आया। इंडिपेंडेंट, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी दूसरे वर्ड, दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो इसका नाम डिपेंडेंट है, आश्रित है, ठीक है जी। अब देखिए एक हम एग्जांपल देते हैं क्लॉज में, जैसे बर्ड्स जो है, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ता है। तो देखिए ये अपने आप में एक क्या है, सब्जेक्ट है। अब जो भी है, हमने दो कम से कम बोला था, दो, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब कहिएगा ये प्रेडिकेट वर्ब हो सकता है, हाँ, जब वर्ब एक ही हो, जब टू वे में बर्ड्स फ्लाई हो, तो एक तो सब्जेक्ट होना नितांत है, और प्रेडिकेट जो होता है वो फ्लाई, आज ये प्रेडिकेट वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में, वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए हमने इंडिपेंडेंट बताया, डिपेंडेंट बताया। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, यही जान समझ लीजिएगा। शीला इज प्लेइंग क्रिकेट डेली। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज का, एंड मोहन प्लेज क्रिकेट। अच्छा, एंड मोहन प्लेज क्रिकेट, क्या हुआ, तो ये इसका जो कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन ये तो कंप्लीट आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या लोचा दे दिया, तो ये तो इसको सजाने के लिए हमको दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वही सेंटेंस को अरेंज करने के लिए जिस भी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंडेंट में आएगा। इसको किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, ये इंडिपेंडेंट में चला गया। अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं, एक और एग्जांपल देते हैं।
एग्जाम्पल के ही माध्यम से आप चीजों को समझ पाइएगा। He goes to market daily। वह बाजार जाता है, वह रोज बाजार जाता है। वह बाजार जाता है कब? रोज। तो वह बाजार जाता है, ये सारे चीजें प्रेडिकेट हो गई। ये जो हुआ सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सारे प्रेडिकेट के काम कर रहे हैं, प्रेडिकेट के काम कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम एक एक्शन वर्ब होना क्या है? जरूरी है। अब देखिए ये हो गया, ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट। और इससे देखिए दूसरा बात है आफ्टर। आफ्टर ही हैड डन हीज वर्क। अब देखिए आपको ऐसे पता लग रहा होगा कि आप कहिएगा कि तूने बताया था कि ये जो है क्लॉज है, क्लॉज में जो शुरुआत होता है वर्ड से, जो पहला शुरुआत होता है वो तो सब्जेक्ट होता है। लेकिन हाँ, हमने बताया था रिमार्क में कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन है? वह है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये जो बच गया यहां से यहां तक, ये प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट हुआ। और ये क्या लोचा देकर गया भाई? ये क्या देकर चला गया? ये आफ्टर है। इसी के बिना तो ये सेंटेंस अधूरा है। बात समझ में आ रहा है? इसी वर्ड के बिना, इसी वर्ड के कारण ये सेंटेंस अधूरा रह गया। इसके लिए एक दूसरी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तो जाकर ये सही सेंटेंस होगा, नहीं तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस कब होगा? जब सेंटेंस अधूरा होगा। अच्छा बात है जी। अब देखिए दूसरी बात, बट ही हैज। दूसरी एग्जांपल देखिए, बट ही हैज डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन। बट ही हैज डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन। लेकिन वह अपना इन्विटेशन को, निमंत्रण पत्र को डिक्लाइन कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन, अरे लेकिन क्या होना चाहिए? क्या यार, लेकिन का कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो डिपेंडेंट है। अब देखिए, अब हम चीजों को समझते हैं कि चीजें क्या हैं। अब देखिए कि अब थोड़ा सा पहचानना सीख लें कि आखिर किस किस फॉर्मेट में क्लॉज आ सकते हैं। ठीक है जी, देखिए हम देते हैं आपको एग्जाम्पल। ही रीड्स अ बुक। ठीक है, तीसरा देखिएगा, अब देखिएगा जैसे हमने आपको बताया ये सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। अब ये जो सारे चीज दिख रही हैं आपको, सब्जेक्ट कौन पढ़ता है किताब, कौन पुकारा? तो आपको यहां इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना होगा।
तो ये सारे चीजें क्या है, प्रेडिकेट है, पी है, ये भी पी है। सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड होंगे सारे प्रेडिकेट हैं, ये सारे प्रेडिकेट हैं, ये पी है, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट है। हमने बताया था कि जो सेंटेंस में हु का रिप्लाई करे वो सारे क्या हैं, वो सारे सब्जेक्ट हैं। अब रीड्स अ बुक, हमने बताया था कि सिंपल वे में, अब इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अब कहीं यहां देख लीजिए कि यहां जो है ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है। रीड्स क्या है, एक वर्ब है और ये आर्टिकल है। ही कॉल्ड राम, अब ये भी तो प्रेडिकेट है, लेकिन ये क्या है, कॉल्ड, ये वर्ब है, लेकिन राम क्या है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में बोलेंगे कि भाई ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन गलत है। कैसे, वह राम को पुकारा। अब कहिएगा कि हु कॉल्ड, ही कॉल्ड राम, तो कहिएगा कि हम मास्टर बताए हैं, भैया बताए हैं कि सेंटेंस में जो भी आएगा कि व्हाट से रिप्लाई करना, हु से रिप्लाई करना, हुम से रिप्लाई करना, तो हुम से। ही कॉल्ड राम, किसे, तो राम को। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यहां जो ऑब्जेक्ट है एक ही है, एक ही है। जब इस रूप के जितने भी सेंटेंस दिखेंगे तो आपको इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं चलना है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ये स्पेशल केस में गिने जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस में, ही कॉल्ड मी, वह मुझे पुकारा, ये सारी चीजें हैं। तो जब भी सेंटेंस में एक ही हो तो क्या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, ये स्पेशल केस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां गिव क्या है, एक क्या है, गिव एक वर्ब है। बुक्स क्या है, एक क्या है, बुक्स। बुक्स आपका ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव, अब इस यहीं लिख दें हम, ही गेव हिम सम बुक्स, तब क्या होगा, यहां देखिए क्या है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहीं देखिए, ही सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास, तो द क्लास क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिसाइड क्या है, एक कंजंक्शन है, के बगल में सॉरी प्रीपोजिशन है। और सिट्स क्या है, एक वर्ब है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, उनको समझेंगे। और अगले वीडियो में फिर दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें जो चीजें छूट गई हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पार्ट 1 में, वो पार्ट 2 में पूरे को कवर कर दिया जाएगा। तब तक देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस है, सेंटेंस। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ लेट वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है। अब विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए, अब सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चीजें समझ में आई।
सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट अर्थ दे। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को ही क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अच्छा, जैसे सीमा प्लेज। अब देखिए सीमा प्लेज और दूसरी बात सीमा प्लेज क्रिकेट, अंतर हो गया। ये प्रेडिकेट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, तो इसमें ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये भी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये भी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहां से यहां तक जो क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। वर्ब भी प्रेडिकेट का काम कर लेता है। देखिए यहां ये प्रेडिकेट हुआ, यहां भी प्रेडिकेट हुआ। अब देखिए अब सबका अलग अलग हम बात बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे समझेंगे, कंपाउंड कैसे समझेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे समझेंगे, क्या इनकी भिन्नताएं हैं, क्या इनमें रुझान है, सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिएगा जरा, अब देखिए हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को ही मेन क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज। ठीक है जी। ये क्या होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहां एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये जो होता है विदाउट कंजंक्शन होता है। ये विदाउट, ये किसी दूसरे वर्ड की सहायता से नहीं बनता है, जो आम बोलचाल की सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ये जो होता है इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। नहीं समझे, ये कंपाउंड सेंटेंस को ही कंपाउंड क्लॉज बोलते हैं। तो ये जो होता है, जो जोड़ने का काम करता है, प्लस जो इसी को बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन। ये सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड क्लॉज, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस या सिंपल क्लॉज। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए सिंपल सेंटेंस का। ही बाउट अ बुक, सीता प्लेज क्रिकेट। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब कंपाउंड का देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, कमल इनवाइटेड राम बट he declined his invitation। अब देखिए बट, यहां का सेंटेंस देखिए, यहां का सेंटेंस देखिए, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये इसी को बोलते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है वो प्रीपोजिशन जैसे, प्रीपोजिशन ही तो कंजंक्शन का काम करते हैं। तो ठीक है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है सर। अब तीसरी बात,
तीसरी बात को हम ऊपर लिखते हैं कि आपको फ्रेश दिखेगा। ये दोनों में भिन्नताएं आपको हम कंप्लीट बताएंगे कि इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, कैसे पहचानेंगे चीजों को। तीसरी है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। ये आपको पता लग गया होगा इसके भाव से। इंडिपेंडेंट यानी सिंपल क्लॉज, डिपेंडेंट होगा, इसको किसी वर्ड या किसी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, ही वेंट टू द पार्क आफ्टर he had completed his homework। अब देखिएगा, कहिएगा कि सब दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं कि भाई ये सब दोनों तो ये भी प्रीपोजिशन जैसा दिख रहा है, प्रीपोजिशन है लेकिन कंजक्शन दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कंजक्शन जैसे काम कर रहा है। कैसे पहचानेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आके कोई कंपाउंड है? तो देखिएगा इसका एक ट्रिक होता है जो याद कर लीजिएगा। किसके लिए? कंपाउंड के लिए। फैन बॉयज, फैन बॉयज। फैन का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है ऑफ, वाई का मतलब होता है एट, सो का मतलब होता है, एस का मतलब होता है शु। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, वो सारे कॉम्प्लेक्स में आएंगे। बाकी जितने भी ये 1 2 3 4 5 6 7 7 एक फिक्स पैटर्न में आएगा तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट होता है, दोनों स्वतंत्र होता है, यानी दोनों मेन क्लॉज से बनता है, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज से बनता है। लेकिन किंतु परंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक पहला इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट प्लस प्लस जो है ये आफ्टर ही जो है, ये क्या है? ये आफ्टर जो है, यही जो है, इसी को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें जो कंजंक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इसमें जो कंजंक्शन लगेगा उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। ये थी रूल और रेगुलेशन। बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम एक शॉर्ट वे में लिख देते हैं कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। कैसे? तो देखिएगा, एक जगह कॉर्नर पर लिख लीजिएगा और फर्स्ट टाइम वीडियो और समझ में ना आए ना तो दोबारा देखिएगा, लेकिन आप समझिएगा भाई बहुत मेहनत किया है कंटेंट को तैयार करने में। देखिएगा जैसे हम यहां सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे होगा? एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रीडिकेट होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस एक पहला होगा इंडिपेंडेंट, IND प्लस IND। अच्छा जी, ये जो प्लस होगा ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा।
कंजंक्शन होगा, और ये सारा जो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्लॉज होगा। ये जो फिक्स जो प्लस का साइन है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। अच्छा, तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक पहला जो होगा फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा होगा जो डिपेंडेंट होगा, और इसमें जो लगा होगा ये प्लस का साइन, ये जो वाला ये होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन। तो ये पार्ट 1 था। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया सारा चीज तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। लेकिन दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने हर बारीकियों को समझा दिया है। अब पार्ट 2 फिर मिलेगा आपको। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक फर्स्ट चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि जो आपकी प्रायोरिटी है क्या है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग हैं तो क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, जीतेंगे, और अपने हर सपनों को सजाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।